हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये बिहार सचिवालय सहायक के लिए ये टेस्ट है। ये ऑफलाइन टेस्ट चलाया जाता है प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका आज टेस्ट नंबर कितना है, तो 11 है। अगर इससे पहले का आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपका सिलेक्शन होगा ये फिक्स बात है, लेकिन कब होगा ये टर्म कंडीशन है। आप खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा तभी ये होगा, समझ गए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है डीपीएसपी का, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। मतलब देश में दोनों कुछ स्थापित करना है, क्या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र दोनों स्थापित करना, ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है, यानी कि डीपीएसपी में। इसको नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान के आदर्श या दर्शन के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका भाग किस में आता है, तो भाग आपका 4 में आता है, जो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के और 51 तक आता है। ऑप्शन 1 क्या है कि देश में राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना, ये आपका मौलिक अधिकार के माध्यम से इसका स्थापना किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन 1 है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि संसद के प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। तो देखिए, जब भी मतलब ये बिल जो है किसी मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है, और जब ये लोकसभा से भी पास हो जाता है और ये राज्यसभा से भी पास हो जाता है, उसके बाद ये बिल जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास। और जब राष्ट्रपति इस पे साइन कर देते तो यही बिल जो है एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट। एक्ट बोले तो अधिनियम बन जाता है। मतलब अगर लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते, सहमति अपना दे देते हैं, तो वही अधिनियम बन जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है कि जब कभी दीर्घकालिक में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। भारत पे दबाव डाला जाता है किस बात के लिए? तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि भारत जो है आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। अगर भारत आयात ज़्यादा कर लिया और निर्यात कम किया तो उससे क्या होगा ना कि भारत के पास जो मतलब जैसे कि विदेशी मुद्रा है उसका कमी होने लगा, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा तो दे दिया है, क्योंकि निर्यात करेगा तभी ना भारत के पास पैसा आएगा। ठीक है, विदेशी मुद्रा। तो अगर खाली आयातें कर रहा है तो मतलब वस्तु खरीद रहा है दूसरे जगह से और पैसा दे रहा है, तो सब फॉरेन पैसा खत्म हो जाएगा। तो उसको क्या होगा कि भारत के ऊपर दबाव आएगा कि आप निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आपको भी विदेशी मुद्रा मिल सकेगा, ताकि उसको बैलेंस करने में, जो व्यापार संतुलन है या भुगतान संतुलन है, उसको बैलेंस करने में मदद मिलेगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि निर्यात में तात्कालिक वृद्धि के प्रभाव के लिए, ठीक है, मतलब भारत पे दबाव डाला जाता है, ताकि वो भारत का भी जो मतलब भुगतान संतुलन है वो बैलेंस हो सके। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे कई सारा क्वेश्चन आपका बनेगा और इसी से आपका काम चल जाएगा। जो मुख्य पॉइंट है ना उसी को यहाँ पे मैं लिखा हूँ। देखिए कह रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कठोर उपनिषद में। किसमें? कठोर उपनिषद में। एक सेकेंड रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा हम अपना माइक चेक कर ले रहे हैं कि ठीक है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि रिकॉर्डिंग हो जाता है और चालू नहीं रहता है। चालू है, ठीक है। देखिए चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका कठोर उपनिषद में दिया गया है। क्या? नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद हुआ है उसके बारे में। अगर हम ऑप्शन पहला की देखें तो यहाँ पे बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें है आपका गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में जो संवाद हुआ है वो इसमें दिया हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में जो संवाद हुआ है और किसमें, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इस उपनिषद में दिया गया है। अगला आपका कि छंदोग्य उपनिषद, तो इसमें भगवान कृष्ण के बारे में उल्लेख मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। अगला आपका केन उपनिषद, तो देखिए केन उपनिषद में जैसे कि आपका अद्वैतवाद, द्वैतवाद, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। जैसे कि आपका द्वैतवाद जो है ये आपका माधवाचार्य से संबंधित है, अद्वैतवाद है ये आपका शंकराचार्य से संबंधित है। तो इन सब चीज़ों को, ये द्वैतवाद जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये किससे संबंधित है? तो माधवाचार्य से संबंधित है, माधवाचार्य से संबंधित। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है
कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ। तो ये कुषाण जो शासक थे ये आपका जो कनिष्क थे ये तीसरे नंबर के शासक थे। कितने नंबर के? कुषाण के तीसरे नंबर के शासक जो थे ये आपका कनिष्क थे। ठीक है, तो पहले दूसरे को भी आप ध्यान रखिए। देखिए तीसरे नंबर के शासक कनिष्क थे, पहले नंबर के जो शासक थे वो थे कुजुल कडफिसेस। कौन थे? कुजुल कडफिसेस थे। और जो दूसरे नंबर के थे वो थे बीमा कडफिसेस थे। कौन थे? बीमा कडफिसेस। तो पहले कुषाण के आप तीनों शासक के नाम याद रखिए। पहला हो गया आपका कुजुल कडफिसेस, दूसरा आपका बीमा कडफिसेस और तीसरा हो गया कुषाण यानी कि कनिष्क हो गया जो तीसरा शासक है कुषाण वंश का। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ ये 78 ईस्वी में हुआ। कब? 78 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 78 ईस्वी में हुआ। इसी को मतलब शक संवत के नाम से भी जानते हैं। और भारत सरकार ने इसे 1957 में इसको भारत सरकार ने मान्यता दे दिया। जो शक संवत है इसके पहला महीना जो होता है ये आपका चैत होता है और अंतिम महीना जो होता है ये फाल्गुन होता है। तो हिंदी के महीने के अनुसार से जो नया साल मनाते हैं वो चैत में मनाया जाता है। ठीक है, जबकि हम अगर 58 ईसा पूर्व की बात करें तो इसको विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि महमूद गजनबी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राजा का शासन था। चोल राज्य का शासक कौन था? तो देखिए इस समय जो चोल राज्य का जो शासक थे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम थे। क्योंकि राजेंद्र प्रथम के जो शासनकाल था ये आपका 1014 से लेकर के और 44 तक था। कब तक? 1014 से 44 तक। जबकि महमूद गजनबी ने भारत पे आक्रमण किया है कितने बार? 17 बार किया है। और कब से कब? तो 1001 से शुरू किया है और 1027 तक किया है। और जो सोमनाथ मंदिर पे किया है ये आपका 16वां नंबर के इसका आक्रमण था और ये किया था 1025 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। तो किसके कार्यकाल में हो जाएगा? तो राजेंद्र प्रथम के कार्यकाल में हो जाएगा। यही उस समय में चोल वंश के शासक थे। तो क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि एक चीज और पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रथम जी यही श्रीलंका पे पूरे श्रीलंका पे अधिकार कर लिए थे। ऑप्शन आपका बी में कि यानी कि राजराज प्रथम जी ये भी उत्तरी श्रीलंका को जीत लिए थे और इनका जो कार्यकाल है ये आपका 985 से लेकर के और 1014 तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी तो सिर्फ इनका कार्यकाल याद रख लीजिए, बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। आपको याद यहाँ से क्या रखना है कि ये सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ था 1025 में और ये महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण था। महमूद गजनबी भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण 1001 में और लास्ट जो आक्रमण था ये 1027 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है कि देखिए इसको आप याद ही रख लीजिएगा जो मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के चतुर्दिश अक्षांश अश्व अक्षांश से डोल ड्रम की ओर बहने वाली हवा को क्या बोलते हैं? तो पहले मैं एक बार आपको रफ बताता हूँ उसके बाद क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। बस 5 ही सेकंड में बता दूंगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब भूमध्य रेखा से जो 5 डिग्री ऊपर में होता है और 5 डिग्री नीचे में होता है तो इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? डोल ड्रम बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो क्षेत्र होता है क्या थोड़ा शांत होता है। लेकिन अश्व अक्षांश की बात करें तो यहाँ पे होता है आपका अश्व अक्षांश। देखिए ये 5 डिग्री पे हो गया, ये लगभग 30 से 35 डिग्री के आसपास होता है। कितने? 30 से 35 डिग्री के आसपास होता है। और यहां से कह रहा है डोल ड्रम के तरफ जो हवा चलता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं व्यापारिक पवन। जो मतलब अश्व अक्षांश से डोल ड्रम की ओर चल रहा है, मतलब डोल ड्रम इधर है, किधर? भूमध्य रेखा की तरफ है डोल ड्रम, तो इधर की तरफ अगर चल रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यापारिक हवाएं या व्यापारिक पवन बोलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापारिक हवाएं हो जाएगा। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपका ये पूछता है कि दक्षिणी गोलार्ध, कई बार तो सिर्फ क्वेश्चन ये पूछता है कि जो आप 40 डिग्री जो गरजता चालीसा है, 40 डिग्री को क्या बोलते हैं? ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री पे गरजता चालीसा होता है, 50 डिग्री पे भयंकर पचासा होता है और 60 डिग्री पे चीखता साठा होता है। कई बार सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 40 डिग्री पे जो गरजता चालीसा है ये उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? तो ये जे भी है ना 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री ये सब के सब दक्षिणी गोलार्ध में ही हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र है, पानी है, तो इधर ही ये सब हवा चलता है। उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा से ज़्यादा लैंड है तो ये सब नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे आप तीनों को याद रखिएगा अच्छे से। अगला देखिए,
अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है। तो इसमें से आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है, लेकिन ध्यान से एक बार समझिए। देखिए मान लीजिए कि ये पूरे के पूरे पृथ्वी है, तो ये बीचों बीच जो है लगभग जो बीचे बीच है, इसको हम क्या बोलते हैं, GMT यानी कि ग्रीन मेरिडियन टाइम बोलते हैं। और ये होता है आपका 0 डिग्री, इसको माना गया है। इस 0 डिग्री से अगर आप पूरब की तरफ जाइएगा 180 डिग्री, तभी भी आपको क्या मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इससे 180 डिग्री पीछे भी जाइएगा तभी भी आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब ईस्ट वेस्ट दोनों 180 डिग्री जाइएगा तो आपको मिलेगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन बी में पढ़िए क्या है, कह रहा है कि सभी अन्य मध्याह्न से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैला है। तो बिल्कुल देखिए ये आपका मध्याह्न रेखा हो गया ना, मतलब 0 डिग्री, तो इससे आप पूरब की ओर भी 180 डिग्री और पश्चिम की ओर भी 180 डिग्री जाइएगा तो ये रेखा फैला हुआ है जो तिथि रेखा है। ऑप्शन सी में क्या है कि तिथि रेखा एक दिन परिवर्तित होती है जब आप इसे पार करते थे। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब आप इधर से मान लीजिए कि आप पश्चिम से पूरब की तरफ पार करते हैं इस लाइन को, जो GMT लाइन है, इसको तो आपको एक दिन ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ मंगलवार है, लेकिन इसको अगर पार करिएगा ना तो यहाँ आपको बुधवार मिलेगा। ठीक है, तो एक दिन इसमें परिवर्तित भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो कहाँ से, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महासागरीय दबाव की वजह से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है। ये गल्फ स्ट्रीम जो एक गर्म जलधारा है, ठीक है, और इसको यूरोप के कंबल के नाम से भी जाना जाता है, गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, और ये मतलब क्या है कि गर्म जलधारा, और ये किस वजह से उत्पन्न होता है, तो महासागरीय दबाव की वजह से उत्पन्न होता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा नीचे तक मैं लिखा हूँ, हालांकि आपको दिख रहा होगा, अगर दिख नहीं रहा है तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो उससे आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से बहती है। तो रिफ्ट घाटी से आपका 2 नदी बहता है। जैसे कि देखिए इधर की तरफ आपका 2 नदी, मतलब ऐसे तो और भी नदी है, लेकिन 2 नदी जो है आपका मेन पूछा जाता है। एक वो आपका नर्मदा है, ठीक है, एक नर्मदा है, और एक है आपका ताप्ती। ठीक है, तो नर्मदा ताप्ती दोनों रिफ्ट घाटी से बहती हैं, और ये दोनों पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। जो मुख्य नदी है उसमें से ये दोनों पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली है, और ये आपका बंगाल के खाड़ी में न गिर करके अरब सागर में गिरता है। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि रिफ्ट घाटी यानी कि भ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी की जगह आपको कई बार भ्रंश घाटी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो भ्रंश घाटी से बहता है। और ये ताप्ती नदी जो आपका मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलता है, और ये गुजरात के खंभात के खाड़ी में जाकर के गिर जाता है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है, तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलता है, और गुजरात के पास जो खंभात के खाड़ी उसमें गिर जाता है। जबकि नर्मदा नदी जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश से निकलता है। ऑप्शन हम अगर ए की बात करें गोदावरी नदी का, तो ये आपका महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है, और ये कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये आपका महाबलेश्वर से निकलता है। ठीक है, कहाँ से, महाबलेश्वर से निकलता है। अगला आपका गोदावरी नदी, ये कर्नाटक राज्य से निकलता है, और कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वहाँ से ये नदी निकलता है। तो आपको सभी ऑप्शन क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर हम 20 क्वेश्चन कराते हैं ना, 40 क्वेश्चन कराते हैं, तो उसको कम से कम आप 80 क्वेश्चन लेकर के चलिए। ठीक है, और आपका थोड़ा भी टाइम नहीं खराब करते हैं, तो आपका जिम्मेदारी इतना बनता है कि दोस्तों के बीच में थोड़ा शेयर जरूर कर दीजिए, और आप में से बहुत लोग शेयर भी करते हैं और लाइक भी कर देते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा आपके प्रिपरेशन में मदद करेंगे ज़रूर, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं जो भी कुछ यहाँ पे लिखता हूँ और बोलता हूँ वो सब एक्सपीरियंस के आधार पे बोलता हूँ, कई सारे एग्जाम के एक्सपीरियंस के आधार पे। ठीक है, तो देखिए इससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। आप देख लीजिएगा जब आप एग्जाम दीजिएगा ना, चाहे अभी भी टेस्ट दीजिएगा ना, तो ये सभी बातों को अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो ये सबसे आसपास से कई सारे क्वेश्चन आपके मतलब टेस्ट में भी लड़ेगा। देखिए आपका 11 नंबर है, कह रहा है कि मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि, ये किस लिए कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनमें से कोई जलीय जीवन आने की नहीं है। देखिए मृत सागर में इतना ज़्यादा ये लवणीय है कि इसमें जीना संभव नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं ना, अचार उचार में नमक डाला जाता है, क्यों पता है आपको, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का वृद्धि ना हो। तो उस सागर में ही इतना ही ज़्यादा नमक है, तो उसमें कैसे भी कोई भी जीवन हो सकता है, नहीं ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है।
कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल क्या कहलाते हैं। तो बोई गई फसल जो होता है वो क्या होता है, तो दक्षिण पश्चिम। देखिए भारत में दो गो मानसून होता है, एक तो होता है आपका जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका केरल राज्य लगभग हम बता रहे हैं, ठीक है, मैप नहीं पूरा बना रहे। तो इधर से जो मानसून चलता है इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम, और ये पूरे भारत में जाकर के वर्षा ऐसे जाता है और पूरे भारत में वर्षा करता है, इस तट से वर्षा करते हुए ही जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में मैक्सिमम वर्षा होता है, क्या मैक्सिमम वर्षा होता है, और ये 1 जून को भारतीय तट केरल पे मतलब आ जाता है। और इसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि जून जुलाई में कौन सा फसल रोपा जाता है, तो आपका धान रोपा जाता है, क्योंकि मानसून जब आया तो उस समय में धान ही रोपा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि खरीफ के फसल बोया जाता है। लेकिन एक और मानसून होता है जैसे कि आपका यहाँ पे नॉर्थ हो गया उत्तर, और यहाँ पे ईस्ट हो गया मतलब पूर्व हो गया। तो यहाँ से उत्तर और पूर्व से जो मानसून चलता है ये आपका तमिलनाडु के तट पर आकर के जाड़े के महीना में यानी कि नवंबर और दिसंबर में बारिश करता है। तो दरोगा के एग्जाम में, पिछले बार के दरोगा के मेंस के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि यहाँ से जो मतलब जो तमिलनाडु के तट पे जो वर्षा होता है जाड़े के मौसम में कौन से मानसून से होता है, तो ये आपका उत्तर और पूर्व मानसून से होता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अजंता की प्रसिद्ध गुफा में दीवारों पर खींची चित्र जिन्हें फ्रेस्कोस के नाम से पुकारा जाता है किस काल में चित्रित है। तो अजंता की गुफा से जब भी क्वेश्चन आए ना तो आपको गुप्त काल के मतलब साथ आंसर लगा देना है, ठीक है। अजंता मतलब जिसको कोई नहीं, ऐसे आप याद रखिए, अजंता मतलब जिसको कोई नहीं जानता, तो वो क्या होगा, मतलब गुप्त है। जिसको कोई नहीं जानता है तो मतलब क्या है, वो चीज़ें गुप्त है, समझ गए। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिलियार्ड्स में इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये बिलियार्ड्स में इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि हैंड गार्ड जो है आपका ये बास्केटबॉल में इस्तेमाल होता है। कहाँ पे, तो बास्केटबॉल में आपका इस्तेमाल होता है। जबकि आपका क्यू जो शब्द है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बिलियार्ड्स में जो शब्द यूज होता है क्यू, हालांकि यहाँ पे तीनों शब्द यूज होता है लेकिन सबसे जो फेमस है ये आपका क्यू है, ये बिलियार्ड्स में यूज होता है। जबकि आपका पॉट है ये भी, और केनल जो है ये भी आपका बिलियार्ड्स में यूज होता है। अगला देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन, जो अखिल भारतीय हरिजन सभा था इसके स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 से 33 में किया गया था, ठीक है। कब, 1932 से 33 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, अखिल भारतीय मतलब हरिजन सभा, ठीक है। दूसरा है आपका कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना, तो ये BR अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1930 में किया गया था। जबकि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा किया गया था और 1873 में। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है 1873। हालांकि इसमें सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है 1873, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया, तो 1873 में किया गया। जबकि आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना स्वामी रामास्वामी अय्यर के द्वारा किया गया, और कब, 1920 में, ठीक है। कब किया गया, 1920 में। ये दक्षिण भारत से संबंधित थे। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का है, पीसी कल्चर क्या है। तो पीसी कल्चर जो आपका मत्स्य पालन इसमें किया जाता है। जबकि आपका मधुमक्खी के पालन किससे संबंधित होता है, एपी कल्चर से। रेशम के कीड़ों का पालन जो आपका सीरी कल्चर से। जबकि अंगूर उत्पादन का कला जो है ये आपका बीटी कल्चर से संबंधित है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, करा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया, यानी कि किया गया। इस गीत के कितने पद अंगीकृत हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि इस गीत के कितने पद जो है उसको मतलब अंगीकृत किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि केवल ये पहला पद को ही अंगीकृत किया गया। इसमें टोटल कितना, तो टोटल 5 गो पद है, जिसमें पहला जो पद है इसका, इसी पद को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। कब, तो 24 जनवरी 1950 को, मैं यहाँ लिख दिया 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। इसके पहले पद को लिया गया टोटल 5 पद में से, ठीक है।
अगला यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था जो कि 1911 में हुआ था, 27 दिसंबर 1911 में जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसी में इसको पहली बार गाया गया था और इसके अध्यक्षता जो किया गया था, इस अध्यक्ष मतलब जो अधिवेशन था उसका अध्यक्षता भीषण नारायण धड़ के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था, जो कांग्रेस का ये अधिवेशन था। ठीक है, तो ये सभी बातों को आपको याद रखना है। और इस जन गण मन को गाने का जो समय है ये आपका 52 सेकंड है, जबकि इसका शॉर्ट जो गाने का सेकंड है वो 20 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 18 नंबर कर सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैसे कि सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में किया गया था। ठीक है, बिहार से संबंधित एग्जाम है तो ये इंपॉर्टेंट हुआ था, ये पटना में और 1921 में, कब 1921 में इसकी स्थापना किया गया था, मजरूल हक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपका कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृत, प्रायः देवाकृत क्या है, तो ये आपका चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, भगवान शंकर की नृत्य करती हुई प्रतिमा है ये, और ये एक चतुर्भुज है। जैसे देखिएगा ना, उसको एक बार नेट पे सर्च मार के इमेज देख लीजिए, उनका हाथ और मतलब दूसरे दिशा में पैर अलग है, तो मतलब वो चारों मिला करके कैसा बन रहा है, तो चतुर्भुज बन रहा है ये नटराज की प्रतिमा। अगला देखिए, अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्राह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की, कुछ वेद मंत्रों की रचना किया गया, तो किसके द्वारा, कौन से ऐसे ब्राह्मणवादिनी थी। तो अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये लोपामुद्रा इसका आंसर हो जाएगा। जबकि ऑप्शन ए में क्या है, तो लीलावती जो है, लीलावती गणित की एक पुस्तक है। ठीक है, और ये भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया। लीलावती मतलब भास्कराचार्य की बेटी थी, इन्हीं के नाम पर ये गणित का पुस्तक है। जबकि सावित्री की बात करें तो इसमें माने कि पति प्रेम के बारे में कहानी मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कह रहा है जैसे कि सिंधु ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये उदाहरण है, तो ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, पूर्ववर्ती यानी कि पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। 3 होता है यहाँ पे, एक तो आपका सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और सतलज, ये तीनों नदी बार बार एग्जाम में आता है और पूछा जाता है ये क्या है, तो ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला देखिए, अगला जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। इस क्वेश्चन को ध्यान से इसका लैंग्वेज समझिए पहले। देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। लोकसभा में निर्वाचन के मतदान का अधिकार है, इसका मतलब क्या, जैसे कि लोकसभा के जो मेंबर होते पार्लियामेंट उसको वो वोट दे सकते हैं, तब मतलब क्या, उसको सभी जनता के द्वारा वोट दिया जाता है। लेकिन राज्यसभा के जो मतलब वोट दिया जाता है राज्यसभा के मेंबर के लिए, उसको वोट सिर्फ और सिर्फ एमएलए के द्वारा दिया जाता है। मतलब जो विधानमंडल होता है उसके निचले सदन के जो निर्वाचित सदस्य होता है उन्हीं के द्वारा वोट दिया जाता है। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि राज्य विधानमंडल के यानी कि निम्न सदन के निर्वाचित सदन के जो लोग हैं उनको ये दोनों जगह वोट देने का अधिकार है। जैसे कि लोकसभा के यानी कि जो लोकसभा के उम्मीदवार है उनको वोट देंगे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो वोट देंगे ये एक नागरिक के अधिकार के मतलब जैसे कि वो भारत के नागरिक है ना, अगर एमएलए है तो भारत के नागरिक भी है, तो वो अपने नागरिकता के मतलब आधार के अकॉर्डिंग वो किसको वोट देंगे, तो लोकसभा के मेंबर को वोट देंगे। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में जो वोट देंगे वो किस बेसिस पे, तो वो राज्य के मतलब जिस राज्य के वो एमएलए है उसके बेसिस पे वो वोट देंगे। समझ गए दोनों क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, सॉरी मतलब ऑप्शन बी में जो है आपका कि संसद के निर्वाचित सदन के जो संसद के निम्न सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये कहाँ वोट दे सकते हैं, तो ये वोट दे सकते जैसे कि प्रेसिडेंट का जो मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है उसमें, इस जगह पे वोट दे सकते हैं। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो वोट देने का अधिकार है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में यानी कि मतदान देने का जो अधिकार है वो किसको है, तो मतलब जो राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते उसको हम क्या बोलते हैं, तो एमएलए बोलते हैं। इनको दोनों जगह वोट देने का अधिकार है, मतलब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी वोट दे सकते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के लिए जो मेंबर जाएंगे उनको भी ये वोट दे सकते हैं। अगला देखिए,
अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाले पहला भारतीय शासक कौन था। तो जो पहला भारतीय शासक था ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये फिरोज शाह तुगलक थे कि राज्य के खर्च पे ही लोगों को हज जाने के लिए मतलब व्यवस्था करते थे। और इसको मतलब जो फिरोज शाह तुगलक है इनको दिल्ली का अकबर भी कहा जाता है। और ये बहुत सारे मतलब सिंचाई नहर की स्थापना किए थे, मतलब सिंचाई नहर बनवाए थे और ये एक सिंचाई कर भी लगाए थे। इसका कार्यकाल है ये 1351 से लेकर के और 1388 तक है। जबकि अकबर के कार्यकाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा, 1556 से लेकर के और 1605 ईस्वी तक था। इनके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन आपका सी में कि अलाउद्दीन खिलजी, इनको बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है और इनका कार्यकाल जो है ये आपका 1296 से लेकर के शासनकाल जो 1296 से 1316 तक है। और औरंगजेब का जो शासनकाल है ये आपका 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री का वेतन संचित निधि पे भारित नहीं होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, राष्ट्रपति हो गए और राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति हो गए, ठीक है। और हो जाएगा आपका जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश है उनका भी हो जाएगा, कैग है उनका भी हो जाएगा, जो निर्वाचन आयुक्त के सदस्य उनका भी हो जाएगा। तो ये सबका जो वेतन मिलता है ये आपका संचित निधि से मिलता है। और संचित निधि जो है ये भारत के संविधान के आर्टिकल 266 में वर्णित है संचित निधि के बारे में, ठीक है। एक और होता है आकस्मिक निधि। तो आपको याद रखना है आकस्मिक निधि जो होता है 267 में होता है। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में आता है या अनुच्छेद में आता है। तो 267 में, जबकि आपका संचित निधि 266 में आता है। और इससे किसको किसको वेतन मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, कैग को, ठीक है, और निर्वाचित आयुक्त को भी इसी से वेतन मिलता है, जबकि प्रधानमंत्री का वेतन इससे नहीं मिलता है। एक चीज़ और आप याद रखो, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका वेतन है अभी 2,80,000, जबकि अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन है 2,50,000। राष्ट्रपति के वेतन है 5 लाख और उपराष्ट्रपति का जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनके वेतन है आपका 4 लाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसी छोटे छोटे फैक्ट को आप पढ़ करके अपने बेस्ट कंटेंट आप तैयार कर सकते हैं। यही सब आपको एग्जाम में जब बैठिएगा टेस्ट देने के लिए एग्जाम में, तो यही सब बातें जो मैं बोलता हूँ इसको आप अच्छे से सुनिएगा तो आपको वहाँ पे याद आएगा। और आपको एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर सही हो गया ना इन सब वजह से, तो समझिए आप मेरिट लिस्ट के अंदर है। समझिए बातों को। देखिए आपका 25 देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भरतनाट्यम के, किसके, भरतनाट्यम के हैं। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन ए का, तो ये कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं और इस नृत्य को देव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन बी में उड़ीसी, तो उड़ीसा का, और मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है। तो ये विद्या का केंद्र है, ठीक है। तक्षशिला क्या है, तो एक विद्या का केंद्र है और ये अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका जो ऑप्शन सी है ये गंधार कला। गंधार कला जो है कुषाण के शासनकाल में सबसे ज़्यादा फला फूला था और गंधार कला में बुद्ध भगवान के सबसे ज़्यादा प्रतिमा बनाया गया है। अगला देखिए, अगला है जो आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या कह रहा है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, किसके द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किए थे और इसमें मतलब 1868 में दादा भाई नौरोजी ने बताए थे कि भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया प्रति ईयर है। अगला आपका ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके द्वारा यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था और ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे। अगला है आपका ऑप्शन नंबर सी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, ये ICS एग्जाम पास किए थे और इनको अंग्रेजों ने इनके पोस्ट से बर्खास्त कर दिया था, हटा दिया था, इसलिए क्योंकि ये देश के सेवा के लिए काम करना चाहते थे इसलिए। अगला आपका ऑप्शन डी है, ये एक गरम दल के नेता थे। अगला देखिए, और ये पंजाब से थे, लाला लाजपत राय, और इन्हीं के द्वारा जो अभी पंजाब नेशनल बैंक जो देखते इन्हीं के द्वारा स्थापना उसका किया गया था।
अगला आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जैसे कि फासिस्टवाद, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका मुसोलिनी से संबंधित हो जाएगा। ये कहाँ के, इटली के थे। प्रजातंत्र की बात करें तो ये आपका वुड्रो विल्सन से संबंधित है और ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे। नाजीवाद की बात करें तो ये आपका ओडोल्फ हिटलर से संबंधित हो जाएगा और ये हिटलर थे, ये जर्मनी देश के थे। अगला समाजवाद, इनका संबंध जो है, समाजवाद का संबंध लेनिन से और ये रूस के थे। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध जो है इसी से भारत में मुगल का नींव पड़ा। देखिए आपका ये पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था, हरा दिया था। अगला देखिए, और इसी में तुगलकनमा नीति का प्रयोग किया था बाबर ने। अगला आपका ऑप्शन ए है कि प्लासी का जो युद्ध है ये आपका 1757 में हुआ था और इसमें लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। ये लॉर्ड क्लाइव जो है ये ब्रिटिश की तरफ से था और सिराजुद्दौला थे ये यानी कि बंगाल के नवाब थे, इनको हरा दिए थे लॉर्ड क्लाइव, 1857 में हुआ था। ऑप्शन बी की बात करें तो तालीकोटा का जो युद्ध है ये आपका 1565 में हुआ था और इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य का जो अंत हुआ ये किस युद्ध के माध्यम से हुआ था, तालीकोटा के माध्यम से हुआ और ये युद्ध जो हुआ था ये 1565 में हुआ था। जबकि हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करें तो ये आपका 1576 में हुआ था और इसमें अकबर ने राणा प्रताप को पराजित किया था। अकबर ने क्या किया था, राणा प्रताप को पराजित किया था हल्दी घाटी के युद्ध में और ये 1576 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो है आपका, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। इसमें डायरेक्ट हम आप खाता नहीं खुला सकते, ठीक है, इसमें बैंकों का ही खाता होता है। तो ये राज्य सहकारी बैंकों को मतलब जो वित्त प्रदान करता है, राज्य सहकारी बैंकों को और किस नाम से जानते हैं, तो एपेक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हिल्टन यंग समिति के आधार पर हुआ था और ये एक्ट था 1934 का एक्ट था। 1934 के एक्ट के माध्यम से 1935 में 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 5 करोड़ रुपए की पूंजी से, जबकि इस बैंक को भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि नेशनलाइजेशन कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले बार का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था CBT 1 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि जो RBI है उसको नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो 1949 में 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, जबकि इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की पूंजी लागत से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। जबकि 18 अप्रैल की बात करें तो विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अप्रैल की बात करें तो सौर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 20 अप्रैल चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरकारी बजट में जीरो बेस बजट पहले डैश डैश प्रस्तुत किया था। तो ये यूएसए के द्वारा सबसे पहले जीरो बजट को मतलब पेश किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। अगला देखिए, अगला जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि चारागाह को कहाँ पे पंपास कहा जाता है। तो पंपास जो है अर्जेंटीना में इसको पंपास कहा जाता है, जबकि क्वेश्चन में अर्जेंटीना नहीं डायरेक्ट आपका दक्षिण अमेरिका दे दिया, मतलब क्वेश्चन और भी आसान हो गया। यानी कि अफ्रीका की बात करें तो यहाँ जो घास के मैदान है उसको हम बेल्ट्स बोलते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो घास के मैदान है उसको हम पेरीज बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरकता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि मृदा के जो मतलब उसमें फिर से उर्वरकता को अगर स्थापना करना है तो उसको आप 2 माध्यम से कर सकते हैं। एक तो आपको जैसे कि फसल को चेंज कर करके अगर उगाते हैं तभी भी हो जाता है, और दूसरा आपको उसको थोड़े दिन के लिए पड़ती छोड़ देते तभी भी उसमें उर्वरता की मात्रा स्थापित हो जाता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि आप 6 महीने के लिए उसमें खेती की और 6 महीने अगर खेती नहीं कीजिएगा ना तो उसमें उर्वरकता अपने आप ही बढ़ जाता है मृदा का, ठीक है। या तो आप क्रॉस खेती कर ली, जैसे कि मान लीजिए कि धान की खेती के बाद आप थोड़ा सा कोई दलहन फसल अगर लगा लेते हैं तो उसका उर्वरता मिट्टी को बढ़ जाता है, क्योंकि दलहन फसल के जड़ में जो होता है ना वो आपका राइजोबियम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन यानी कि फिक्सीकरण का काम करता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि जैसे कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है।
तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व होता है, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में। कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वाला नाम ही लिख करके देगा, तो आपको याद रखिएगा दोनों नाम को, हिंदी वाला रहे याद या ना रहे, लेकिन अंग्रेजी जरूर याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में देखिए ऐसे क्वेश्चन कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वाला नाम ही लिख करके दिया है। देखिए क्षोभ मंडल को मौसम मंडल के नाम से भी जानते हैं, और ये 11 किलोमीटर तक होता है, क्षोभ मंडल और मौसम मंडल। उसके बाद 11 से 50 किलोमीटर तक होता है, इसको हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं, और इसमें टेम्परेचर जो है लगभग सेम रहता है। अगला आपका 50 से 80 किलोमीटर, जिसको हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, और ये मंडल ठंडे मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला आपका कि 640 किलोमीटर तक जो होता है उसको हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं, 80 से 640 तक उसको हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं, और ये मंडल गर्म मंडल होता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडियो का जो सिग्नल जो रिटर्न आता है आप तक, वो कौन से मंडल से आता है, तो आयन मंडल से, ठीक ना। वो सिग्नल जो आता है, जो आप टीवी देखते हैं, वो सिग्नल कहाँ से दूरसंचार का रिटर्न आता है, तो वो आयन मंडल से ही रिटर्न आता है। इसके बाद जो होता है आपका बहिर्मंडल होता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 से कह रहा है कि किस उपोष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री तापमान एवं 100 डिग्री सेल्सियस से 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जो आवश्यकता होता है, ये आपका चावल की खेती के लिए होता है। तो इसके लिए तापमान चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि पानी चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, वर्षा। ऑप्शन ए में गेहूँ, तो गेहूँ जो होता है ये आपका ठंडे के मौसम में होता है। इसके लिए तापमान 15 से 25 डिग्री चाहिए, और वर्षा भी कम चाहिए, मतलब जैसे कि इसके पानी जो चाहिए इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक ही चाहिए। और गेहूं के सीजन में ही जौ होता है, क्योंकि गेहूं में ही देखिएगा जौ भी थोड़ा सा हो जाता है। अगला आपका 37 नंबर है कि निम्नोक्त विशेषताओं में से किसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेड बास्केट क्षेत्र से, ब्रेड बास्केट बोले तो मतलब क्या, गेहूं से संबंधित की बात ये कर रहा है, ब्रेड बास्केट मतलब गेहूं से संबंधित। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाए कि सर्दियों में मामूली वर्षा से। क्योंकि देखिए गेहूं होता है कब, तो ये आपका नवंबर से दिसंबर में बोया जाता है, तो ये सर्दी का ही मौसम रहता है ना। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए ग्रीष्म काल दिया हुआ है, तो ग्रीष्म काल में गेहूं थोड़ी होता है, ऑप्शन ये सी कट हो जाएगा। पूरे यानी कि वर्ष भरी वर्षा, तो भरी वर्षा में थोड़ी ना गेहूं होता है, तो धान होता है। और लंबी बर्फीले सर्दियों में, तो बर्फीले सर्दी में तो कुछ नहीं होता, तो गेहूं कहाँ से होगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है 38 नंबर है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए जहाँ भी संवैधानिक परंपरा चलता है, जहाँ भी जिस देश में भी संवैधानिक तरीके से चीज़ें चलता है, वहाँ पे व्यक्ति बदल जाता है लेकिन संविधान नहीं बदलता है। तो आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा संवैधानिक सरकार। जैसे कि मान ली अभी किसी और का सरकार है, बाद में किसी और का सरकार आ जाएगा, लेकिन सबके लिए जो रूल कानून रहेगा वो संविधान के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए में कि निरंकुश शासक, देखिए निरंकुश शासक का मतलब क्या है कि उस राज्य के अंदर या देश के अंदर कोई एक आदमी ऐसा हो जो जैसा चाहे वैसे ही हो, तो वो निरंकुश शासक होता है। जैसे कि हिटलर ये सब जो था निरंकुश शासक था। अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसने यानी कि किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत के जो संविधान सभा जो है ये किसके अनुसार गठित किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंत्रिमंडलीय विशिष्ट मंडल योजना यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे इसका गठन हुआ था। और ये कैबिनेट मिशन योजना भारत में 1946 में आए थे। जबकि ऑप्शन ए की बात करें तो साइमन आयोग का प्रस्ताव, ये साइमन आयोग जो है बना था 1927 में, जबकि भारत में 1928 में आया था। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 1942 में भारत आया था। इसको महात्मा गांधी जी के द्वारा आउटडेटेड चेक कहा गया था। माउंटबेटन योजना की बात करें तो ये 3 जून 1947 को भारत आया, ठीक है, और इसी के द्वारा भारत का विभाजन हुआ था। अगला देखिए, अगला जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो कब संबोधित करते हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। प्रति वर्ष जो पहला बैठक होता है उसको संबोधित करते हैं, और उसके बाद लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, जैसे कि प्रत्येक आम चुनाव जो होता है 5 साल पे या बीच में भी हो सकता है अगर सरकार मतलब भंग हो जाता है तब, तो लोकसभा के आम चुनाव के बाद और प्रति वर्ष जब पहला बैठक होता है उसको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संबोधित किया जाता है।
तो दोस्तों इसमें हम आपको 40 क्वेश्चन को डिस्कस अच्छे से कर दिए। आपका 35 क्वेश्चन इस टेस्ट नंबर 11 में और रह गया, इसको हम अगले वीडियो में कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम 2 वीडियो में इसलिए बांटे क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि सर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो देखिए इसको शॉर्ट करने का 2 तरीका था। एक तो हम कंटेंट ना लिखे तब शॉर्ट कर देते सिर्फ आंसर बता करके, और दूसरा कि कंटेंट तो पूरा लिख दिए हैं, जितना चाहिए आपको पूरा, और इस वीडियो को ही 2 पार्ट में कर दिए हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए, क्योंकि देखिए ये चीज़ों जो आपके तरफ मतलब आपके पास जो लेकर के 30 से 35 मिनट में आता है ना, इसके पीछे मतलब घंटों का मेहनत होता है। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, और आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखिए अभी जितना ज़्यादा पढ़िएगा यही आपको बेनिफिट दिलाएगा। जिस दिन एग्जाम का डेट आ जाएगा ना, उसके बाद पढ़ने के लिए तो 13 लाख लोग फॉर्म भरे हैं ना, तो 8 लाख लोग तैयार हो जाएंगे। अगर अभी से आप मन लगा के पढ़ते हैं तब आपका एक सीट श्योर समझिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।